फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज के साथ मैं हूँ गालिब हुसैन। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं वही हमारा जो लेक्चर है अकाउंटिंग इक्वेशन का। और उसको कुछ चंक्स के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको एक टॉपिक सही तरह से समझ में आ सके और वो उससे बाहर जो है वो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। आज हम लोग जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें दो मेजर फैक्टर्स हैं कि एक तो सेल्स को रिकॉर्ड करना ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। ठीक है। और अगर हमें फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, हमें लॉस का नहीं पता, तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हमें पता होगा तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हाउ टू रिकॉर्ड द सेल्स इन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो केस नंबर 4 है, क्योंकि केस नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने बात की थी परचेजेस की। ठीक है। तो केस नंबर 4 के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर सेल्स की। तो दो ट्रांजेक्शन आपको नजर आ रही है ऑन योर स्क्रीन। सोल्ड गुड्स ऑन कैश रुपीज 2000 एंड ऑन जनवरी 12 सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ रुपीज 1000। ठीक है। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है कि आपके सामने एक अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना हुआ है और उसमें ऑलरेडी एक बैलेंस मौजूद है। ठीक है। तो अब उसके अंदर हम पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि जो बैलेंस ऑलरेडी गिवन है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, क्या वो बैलेंस है या नहीं है। तो चेक करते हैं। 20,000 प्लस 15,000, ठीक है, और प्लस 13,000, तो क्या ये 48 के इक्वल होता है? यस, इट विल बी इक्वल टू 48,000। तो यहां तक तो हमारी इक्वेशन हो गई सही। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इसके अंदर। क्या चीज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं? हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इसके अंदर कि सेल्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स ऑन कैश रुपीज 2000। तो दो चीजें आ रही हैं। ठीक है। एक तो आप सेल्स कर रहे हैं और दूसरा आपके पास कैश का अकाउंट है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड जनवरी 9। ठीक है। तो एक तो आपके पास कैश का अकाउंट है, दूसरा आपके पास सेल्स का अकाउंट है। ठीक है। आपके पास है स्टॉक जो है वो जा रहा है। ठीक है। तो एक अकाउंट है आपका कैश अकाउंट, तो जाहिर सी बात है आप जब कैश पे सेल करेंगे तो कैश इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि जनवरी 9 को मैं शो कर रहा हूं कैश के नीचे 2000 रुपीज। ठीक है। और क्योंकि स्टॉक जा रहा है मेरे पास से, क्योंकि अभी प्रॉफिट का यहाँ पे डिटर्मिनेशन नहीं है, तो 2000 रुपीज आर गोइंग टू बी डिडक्टेड फ्रॉम माई स्टॉक अकाउंट, क्योंकि अभी तक इसके अंदर प्रॉफिट की कोई परसेंटेज या कोई अमाउंट हमें गिवन नहीं है। ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि अब जहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी वहां पे हम इसको डैश कर देंगे ताकि कोई हमारे साथ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 20,000 प्लस 2000, 22,000 रुपीज का कैश हमारे पास आ गया। 15,000 रुपीज का फर्नीचर मौजूद है। और अब हमारे पास स्टॉक जो है वो 13,000 नहीं है, क्योंकि 2,000 रुपीज का स्टॉक वी हैव सोल्ड ऑन कैश। ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास आ गया टोटल 48,000। तो बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। 22,000 प्लस 15,000 प्लस 11,000 इक्वल्स टू 48,000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देन वी हैव अनदर ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ रुपीज 1000। तो जनवरी 12 हम लोगों ने क्या किया, दिस टाइम वी आर नॉट गेटिंग कैश बट वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। इट मींस हमें कस्टमर से अमाउंट या पैसे या रुपीस जो है वो रिसीव करने हैं, जो कि अभी तक हमने नहीं किए। तो सबसे पहले क्या हो गया कि आपने 1000 रुपीज का स्टॉक सोल्ड किया है, तो यू आर गोइंग टू डिडक्ट द स्टॉक ऑफ रुपीज 1000। एंड obviously you didn't receive rupees 1000, so we have to receive what is known as accounts receivable। क्या कहा जाता है इसे? अकाउंट रिसीवेबल कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें पैसे रिसीव करने हैं और अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है। ठीक है। करंट एसेट होता है। तो इसलिए हमने इसको एसेट के नीचे शो कर दिया। ठीक है। और उसके अलावा कोई हमारे पास जो है इम्पैक्ट इसका नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है। जब बैलेंस करते हैं तो कैश हमारे पास 22,000 रुपीज, फर्नीचर का अमाउंट वही 15,000 रुपीज, और हमारे पास स्टॉक जो है वो अब रह गया 10,000 रुपीज का। टोटल स्टॉक कितना था? 13,000 का। जनवरी 9 को 2,000 का स्टॉक हमने जो है सोल्ड किया, और जनवरी 12 को 1,000 का किया। तो अब जनवरी 12 के बाद हमारे पास जो गोडाउन के अंदर स्टॉक की या मर्चेंडाइज की पोजीशन है वो 10,000 रुपीज की है। कस्टमर से 1,000 रुपीज हमें रिसीव करने हैं, और उसके अलावा हमारा टोटल कैपिटल है वो है 48,000 रुपीज का। ठीक है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड 22,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 एंड प्लस 1,000, इट विल बी इक्वल टू 48,000। ठीक है। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर हो गया? Now we are going to show another condition, another case, which is case number 5। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है
कि दो ट्रांजैक्शंस आपको गिवन है। सोल्ड गुड्स ऑन कैश रुपीज 2000 कॉस्ट ऑफ विच वाज रुपीज 700। ठीक है, क्या हो गया कि आपके पास स्टॉक था, स्टॉक की कॉस्ट थी आपके पास 700 रुपीज की, लेकिन आपने उसको सेल्स किया 2000 रुपीज का। ठीक है, उसके बाद देन वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ रुपीज 300 कॉस्ट ऑफ विच वाज रुपीज 800। ठीक है, हमारे पास जो है स्टॉक जो था वो 800 रुपए का था, लेकिन हमने उसको बेचा 300 रुपए का। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट आ चुका है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, 20,000 रुपीज का हमारे पास कैश मौजूद है, 15,000 हमारे पास जो है वो फर्नीचर का अमाउंट है, मर्चेंडाइज हमारे पास 30,000 रुपीज की है, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास जो है वो मौजूद है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा वी हैव द टोटल कैपिटल 48,000। तो पहले चेक करने के क्या हमारी इक्वेशन बोथ साइड्स इक्वल है। तो 20,000 प्लस 15,000 कितना हो गया, 35,000 प्लस 13,000 तो इक्वल टू 48,000। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस है। ठीक है, अब हमें देखते हैं कि जो फर्स्ट जनवरी 14 की ट्रांजैक्शन है उसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम प्रॉफिट को डिटरमिन करते हैं तो क्या होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस। वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ cost plus profit, but when we are going to compute the profit so we have to deduct the cost from the selling price. ठीक है, या we can say that selling price is greater than the cost, so we are going to get the profit. ठीक है जी, तो हमारे पास जो जो हमारा सेल्स प्राइस था वो था हमारा कितना 2000 का, और हमने जो चीज बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी 700 रुपीज की, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ 1300 रुपीज का। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो क्या हो गया कि एक तो कैश के अंदर बेचा, दूसरा प्रॉफिट पे बेचा, और तीसरा स्टॉक। तीन अकाउंट यहाँ पे हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक हमारे पास जो है वो कॉस्ट है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है कि हमने अपने ऑन कैश जो है सेल किया है, और तीसरा हमारे पास क्या चीज आ गया, द डिफरेंस व्हिच इज नोन एज द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 13,000। ठीक है, तीन अकाउंट हो गए यहाँ पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू गेट द कैश ऑफ रुपीज 2,000। तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू ऐड रुपीज 2,000 इन द कैश अकाउंट ऑन जनवरी 14। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो स्टॉक था उसकी जो कॉस्ट थी वो 700 रुपीज की थी। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि स्टॉक को नॉर्मली हम कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, तो 700 रुपीज वी आर गोइंग टू डिडक्ट फ्रॉम द स्टॉक जो हमारे पास मौजूद है, या मर्चेंडाइज जो हमारे पास मौजूद है टोटल 13,000 रुपीज की, उसमें से हमने 700 कॉस्ट की जो है वो सेल कर दी। तो कॉस्ट स्टॉक के अंदर से कॉस्ट को माइनस कर देंगे, और प्रॉफिट कहाँ जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर प्रॉफिट कहाँ जाता है, तो आपको मैंने बता दिया था कि प्रॉफिट जो होता है उसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है, लॉस ड्राइंग और एक्सपेंस की वजह से कैपिटल या ओनर्स इक्विटी जो है वो डिक्रीज होती है या रिड्यूस होती है। तो हम क्या करेंगे कि हम शो करवाएंगे कि 1300 रुपीज का जो प्रॉफिट था वी आर गोइंग टू ऐड इन द कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से ओनर्स इक्विटी और कैपिटल जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं बैलेंस। ठीक है, अब हम बैलेंस करने जा रहे हैं इसको। तो जब बैलेंस करते हैं तो कैश बैलेंस हमारे पास हो गया 22,000, फर्नीचर एज इट इज 15,000 रुपीज, और अब स्टॉक हमारे पास 13,000 नहीं है, बल्कि स्टॉक हमारे पास हो गया 12,300। ठीक है, और हमारे पास अब टोटल इक्विटी जो हो गई है ओनर्स इक्विटी वो हो गई है 48,000 प्लस 1,300, तो इट बिकम्स 49,300। गॉट इट, ज्यादा क्लियर हो गया। नाउ in the second transaction which is on January 15, sold goods on account of rupees 300 cost of which was rupees 800। तो हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 800 रुपीज की, और हमारा जो सेलिंग प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है 300 रुपीज का। और तीसरा हमारे पास क्या आ गया ऑन अकाउंट, यानी कि हमने उधार में जो है वो सेल की है या माल बेचा है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, तो लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस, या कॉस्ट इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस। तो एक्चुअली व्हाट इज योर cost, your cost is rupees 800 but your selling price is rupees 300, it means you are incurring a loss of rupees 500 rupees। ठीक है, तो अब हमारे पास तीसरा जो अकाउंट है वो है लॉस का अकाउंट। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले जनवरी 15 लिखते हैं। हमने क्योंकि कैश पे नहीं सेल की, तो इसलिए कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। स्टॉक की मालियत क्या थी, स्टॉक की कॉस्ट क्या थी, वो थी 800 रुपीज की। तो 800 रुपीज हमने
माइनस कर दिए टोटल स्टॉक के अंदर से, जो कि 12,300 या 12,300 रुपीज का स्टॉक हमारे पास मौजूद था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ये बताते हैं कि देखो 300 रुपए का बेचा है, एक्चुअली कॉस्ट उसकी 800 रुपीज थी, तो हमें ऑन अकाउंट बेचा है। तो ऑन अकाउंट मीन अकाउंट रिसीवेबल, क्या होता है अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखिएगा। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपका हो गया 300 रुपीज, क्योंकि आपका एसेट है, आपको कस्टमर से पैसे लेने हैं। तो जब तक पैसे कस्टमर आपको नहीं देते, आप उसको अकाउंट रिसीवेबल के अंदर शो करवा देंगे। ठीक है, नाउ द थर्ड इम्पैक्ट वी आर गोइंग टू शो the capital balance, and I have already discussed that loss, expense, and drawings will impact capital negatively और owners equity negatively। ठीक है, तो लॉस को क्या कर देंगे, 500 रुपीज का लॉस है, जो कि यू आर गोइंग टू डिडक्ट फ्रॉम द टोटल कैपिटल ऑफ द और द ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस द इक्वेशन। सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, बैलेंस, तो कैश आपका आ गया 22,000 रुपीज, फर्नीचर रुपीज 15,000, मर्चेंडाइज आफ्टर डिडक्टिंग 800 रुपीज ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक और मर्चेंडाइज आपके पास बचे 11,500। अकाउंट रिसीवेबल आपके पास अभी भी 300 रुपीज है, क्योंकि कस्टमर ने अभी तक आपको अमाउंट पे नहीं किया है। Okay, and the last we have 49,300 minus 500, तो we are going to get 48,800 रुपीज जो है वो हमारे पास मौजूद है ओनर्स इक्विटी की शक्ल में। पहले हमारा जो ओनर्स इक्विटी था वो कितना था हमारे पास, वो था 49,300 का, और लॉस माइनस करने के बाद आवर टोटल इक्विटी डिक्रीजेस फ्रॉम 49,300 टू 48,800। ठीक है, there हो गया। Now we are going to balance the equation. 22,000 plus 15,000 plus 11,500 plus 300 equals to 48,800, and we have the total equity 48,800. It means we have correctly recorded the transactions and the impact in the accounting equation correctly. Okay, got it? दो चीजें डिस्कस करी हमने यहाँ पे, सोल्ड गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, और अगर आप सेल्स करते हो उसमें कोई प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो यू आर गोइंग टू शो द इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन द मर्चेंडाइज एंड वेदर द कैश इन अकाउंटेबल। ठीक है, और अगर आप प्रॉफिट पे बेचते हो तो ऑब्वियसली आप जो डिफरेंस अमाउंट होगा प्रॉफिट जो है वो ऐड हो जाएगा आपके कैपिटल के अंदर, और अगर कैश में बेचे तो कैश पे ऐड हो जाएगा, अगर उधार में है तो आप उसको अकाउंटेबल के अंदर ऐड कर दोगे और स्टॉक को कर दोगे माइनस कॉस्ट के अंदर से। ठीक है, और जो सेकंड इम्पैक्ट था लॉस का, तो अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा है और आपका सेलिंग प्राइस कम है तो वो आपका लॉस कहलाता है, या इन अदर वर्ड्स if the cost is greater than the selling price, your business is incurring losses। ठीक है, तो वो आपका जो इम्पैक्ट होता है लॉस का, उसको कैपिटल के अंदर से डिक्रीज करता है, या आपका कैपिटल जो है वो उसकी वजह से कम हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो दो चीज हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, सेल्स से रिलेटेड यही ट्रांजैक्शन आएंगी, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। चेंज हो सकता है बट कंप्यूटेशन आपने उसमें इसी तरीके से करनी है और आपको आसानी होगी इसको समझने में। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेल्स रिलेटेड जो हमने आज बात की है you have clearly understood, and inshallah we are going to other things in the next lecture. So till then, Allah Hafiz.